लेक्चर 10, हाँ लेक्चर 10 लिखना था। ओके ये पॉइंट 3 और 4 भी आपको समझ नहीं आएगा, इसको हम बाद में करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर के साथ। ओके नाउ कम ऑन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बैड डेट रिकवरी हो जाए, भाई ये रो में जरा जगह छोड़ देना, सेकंड लास्ट रो में जल्दी कराएं जरा, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर और उधर और उधर और उधर और अगर बैड डेट रिकवरी हो जाए तो जब ये रिकवर होगा तब इनकम में चला जाएगा। ओके और बैड डेट माइनस करने की शराइत पड़ी थी कि हमने उसको निकाल दिया हो, नंबर 1, या निकालने की कोशिश की हो, वो निकल ना रहा हो और हमारी और किसी प्रॉपर्टी का भी उसके पास कब्जा ना हो, और हमने उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस शुरू कर दिया हो, या पता हो कि केस करने का कोई फायदा नहीं, और अनपेड रेंट पास में इनकम में जा चुका हो। ये बैड डेट माइनस करने की शराइत थी। बाकी 2 अजीब से पॉइंट थे। पॉइंट ए अजीब सा था कि रिपेयर 1/5 माइनस करेंगे, पूरी माइनस नहीं करेंगे, और एक पॉइंट था एच अजीब सा जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक्चुअल और 4% विच एवर इज लोअर माइनस किया जाएगा। अच्छा जी, पॉइंट 5 आसान सा पॉइंट है। क्या मतलब है इसका? एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज अ डिडक्शन, जल्दी आए, एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज अ अंडर दिस हेड शेल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर हेड। जो एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर किसी और, इधर फर्स्ट रो में आ जाए, जो एक्सपेंडिचर किसी और हेड में माइनस हो गया दोबारा इस हेड में माइनस नहीं होगा, जो इस हेड में माइनस हो गया वो और किसी हेड में माइनस नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस हेड। अभी उधर बैठो भाई, बात हो रही है, सबको डिस्टर्ब ना कर, हो जाए थोड़ा सा। एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन अंडर, भाई टाइम पे आया करो, अंडर दिस हेड शेल नॉट बी अलाउड अंडर एनी अदर हेड। अच्छा, आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस कर ली, कल जो एग्जांपल दी थी, बिल्डिंग की इंश्योरेंस प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस कर ली। क्या आप किसी और चैप्टर में जाके भी ये वाली बिल्डिंग की इंश्योरेंस माइनस, फर्स्ट रो में आ जाए, क्या आप किसी और चैप्टर में जाके भी ये वाली बिल्डिंग की इंश्योरेंस माइनस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस हो गई है। तो बार बार इसको आपने बोलना है, जो खर्चा प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस कर लिया वो किसी और हेड में जाके दोबारा माइनस ऑब्वियसली नहीं हो सकता, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं बी। बड़ी बात बताई। ओके, एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन, टाइम पे आएगा नहीं टाइम भाई, कल से 7:15 में बंद कर दो, और क्या हाल है? एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस हेड शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर, ये थर्ड रो में जगह बनाते हैं। एनी एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस हेड, कोई भी खर्चा जो इस हेड में माइनस होगा शेल नॉट बी अलाउड अंडर। आगे जी पॉइंट 6। अच्छा, ये पॉइंट 6 थोड़ी तफसीली बात है, ये जरा आपने समझनी है। जब हम जाएंगे ना बिजनेस के चैप्टर में तो एक दफा मैं बात करूंगा, जरा तफसील से समझनी है। जब हम बिजनेस के चैप्टर में जाएंगे तो बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन होगा जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा जी? डिडक्शंस। क्या मतलब है उर्दू में इसका? खर्चा माइनस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बिजनेस के चैप्टर में एक सेक्शन होगा जिसका नाम होगा खर्चे माइनस। तो ये जो चैप्टर है खर्चे माइनस नहीं कर सकते, ये सेक्शन किस चैप्टर में है? सिर्फ बोले बोले बोले, ये सिर्फ किस चैप्टर में है? सेक्शन इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसमें लिस्ट दी गई है क्या, किस चीज की? कि खर्चे माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे वालिद साहब हैं, वालिद साहब बड़े बेटे को बुला के कह दें कि बेटा तुमने घर जल्दी आया करना है, तुमने नाश्ता भी टाइम के ऊपर किया करना है, और तुमने सो भी जल्दी जाया करना है। ये 3 बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब ये 3 बातें जो हैं बाकी बच्चों को बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने भाई को भी बता दो, अपनी बहनों को भी बता दो, ये बाकियों को बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक के लिए मैंने रूल बना दिया, सब पे वही लगेगा। इसी तरह जरा बात अब गौर से सुनिए, बिजनेस के चैप्टर ने बता दिया कौन से खर्चे माइनस नहीं हो सकते। अब ये इतनी लंबी डिटेल है कि ये तो 4-5 सफ़ों पे है बिजनेस के चैप्टर में, ये तो बात खत्म ही नहीं होती, शुरू हो जाती है बिजनेस के चैप्टर में तो खत्म ही नहीं होती। मिसाल के तौर पे चलते 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 एक जगह ये आता है, आपको हुकूमत को फाइन वगैरह पे कर रहे हैं, तो लॉ मेकर कहता है ये भी खर्चा बिजनेस का हम माइनस नहीं करने देंगे। तो बिजनेसमैन को कोई 4-5 सफ़ों पे देखें, हम पढ़ेंगे, बताया गया है कि कौन कौन से खर्चे ये माइनस बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन जब ये वाले खर्चे माइनस नहीं कर सकता तो इस बात का मतलब ये है
कि मोहतरम जो बाकी हेड्स हैं जिनमें बाकी चैप्टर्स के अंदर वहां भी इतनी लंबी लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए थी, क्योंकि यकीनन इन खर्चों में कोई ना कोई मसला है, तो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, इनको माइनस नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने बड़ी आसानी की, उसने बिजनेस के चैप्टर में एक लिस्ट बना के दे दी कि ये खर्चे बिजनेस के चैप्टर में माइनस नहीं होंगे, और बाकी चैप्टर्स में उसने डिडक्शंस वाले सेक्शन में डिडक्शन नॉट अलाउड डाल दी। डिडक्शन वाले सेक्शन में डिडक्शन कि ये खर्चे हैं, इन द एंड छोटा सा जाके ना उसने नॉट अलाउड की भी बात कर दी। ऊपर तो अलाउड पढ़ रहे थे हम कल के, इंश्योरेंस भी माइनस कर लो, रिपेयर भी माइनस कर लो, इंटरेस्ट भी माइनस कर लो, पता नहीं क्या क्या माइनस कर लो। तो कल तो हम अलाउड की लिस्ट पढ़ रहे थे, चलते 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 एंड में उसने नॉट अलाउड की लिस्ट दी या बिजनेस के चैप्टर का रेफरेंस दे दिया, बिजनेस के चैप्टर का रेफरेंस दे दिया। और कहने का मकसूद क्या था उसका, जो खर्चे बोले बिजनेस के चैप्टर में एक लिस्ट दे दी है खर्चे माइनस नहीं करने की, वो लिस्ट याद रखना हर चैप्टर पे लगेगी। अगर उस तरह का खर्चा आपने किसी और चैप्टर में भी कर लिया तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। पढ़े जरा, इंग्लिश समझ आ रही है? पॉइंट से भाई आप दो बंदों की जगह बना दें, इधर आप दो लोग आगे आ जाएं, इधर भी एक बंदे की जगह बना दें, इधर भी एक की बना दें, हाँ इधर भी उधर हो जाए, बैग नीचे हुक पे लटका लें, नीचे रख लें, वही टाइम पे आया करें। इधर आ जाए। कैसी रही कल छुट्टी है भाई आपकी? छुट्टी सही रही, जबरदस्त एंजॉय किया छुट्टी का कल? अच्छा चलें जी पढ़ें। ओके, द रिडक्शंस विच आर ना भाई फर्स्ट या सेकंड रो में आ सकते हो जंप करके। द रिडक्शंस विच आर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, वे इस तरह मुश्किल हो जाएगा, मैंने जंप करके आपको कहा था, जब टाइम पे आया करो ऐसे बैठना होता तो। द रिडक्शंस, फिर लास्ट रो में चले जाओ जल्दी, फिर इस तरह मत बैठो। द रिडक्शंस विच आर नॉट अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। भाई ये क्लास जो है ना डिस्टर्ब होती है, ये 5-7 मिनट आप लोग आते जाते रहते हैं, तो कल से 7:15 पे दरवाजा बंद हो जाएगा। उसके लिए माजरत अगर आप लोगों की क्लास मिस हो जाए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, टाइम पे पढ़ाना शुरू करना होता है, फिर सिलेबस नहीं खत्म होता, फिर आप लोगों को परेशानी। द रिडक्शंस, वो खर्चे विच आर नॉट अलाउड, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत, कहां माइनस करने की इजाजत नहीं है? बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं है, बल्कि इधर होना चाहिए था द लिस्ट ऑफ डिडक्शंस। द लिस्ट ऑफ डिडक्शंस, एक लिस्ट दी हुई है किसी चैप्टर में, असूल बता दिए गए हैं, बोले द लिस्ट ऑफ विच आर नॉट अलाउड अंडर बिजनेस, वो लिस्ट जो बिजनेस में माइनस विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उर्दू में लिख लें, खर्चों की वो लिस्ट, पता नहीं ये पॉइंट असल में ना बच्चे बार बार पूछते हैं, फिर मैसेज करके भी व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं, बात समझ नहीं आई, उर्दू में लिख लें बस एक दफा। तो वो खर्चों की लिस्ट जो बिजनेस में माइनस नहीं हो सकती, भाई ये लास्ट रो में दो बंदों की जगह बना दें, बैग पीछे रख दें, लास्ट रो में बना दें, वो खर्चों की लिस्ट, जल्दी कर लें, वो खर्चों की लिस्ट जो बिजनेस में माइनस नहीं हो सकती, भाई जल्दी लिखो जरा, वो खर्चों की लिस्ट जो बिजनेस में माइनस नहीं हो सकती, उस तरह के खर्चे, वो खर्चों की लिस्ट जो बिजनेस में माइनस नहीं हो सकती, उस तरह के खर्चे, आगे बोल दें, प्रॉपर्टी इनकम प्रॉपर्टी में माइनस नहीं हो सकते, वो खर्चों की लिस्ट जो बिजनेस में माइनस नहीं हो सकती, उस तरह के खर्चे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी माइनस नहीं हो सकते। इसको मिक्स तो नहीं कर देंगे 0.5 के साथ, वो उस तरह की लिस्ट प्रॉपर्टी में माइनस नहीं हो सकती, इसको मिक्स तो नहीं कर देंगे 0.5 के साथ। 5 में क्या कह रहा था? 5 में तो अलाउड की बात कर रहा था, उधर नॉट अलाउड की बात नहीं कर रहा था। 5 में तो अलाउड खर्चों की बात कर रहा था, कह रहा था जो खर्चा इधर माइनस कर लिया वो कहीं और माइनस ना करना, माइनस करने की इजाजत है खर्चा, जैसे रिपेयर थी, इंश्योरेंस थी, कुछ और था, जो खर्चा इधर माइनस कर लो कहीं और माइनस नहीं करना। और नीचे क्या कह रहे हैं? जो खर्चे बिजनेस में माइनस नहीं कर सकते, उस तरह का खर्चा, उस नेचर का खर्चा अगर, तो वो माइनस नहीं हो सकता। चलें सेक्शन 16, अगले सफे पे आ जाए एग्जाम्पल सेक्शन 16 के लिए। मिस्टर बाबर रेंटेड आउट हिज हाउस टू कासिम ऑन यकम सितंबर 12, तो फिर कितने महीने बनेंगे साल के? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने? 10
यकम सितंबर से 30 जून कितने महीने बनते हैं? मिस्टर बाबा रेंटेड आउट हिज हाउस ऑन यकम सितंबर 12 एट अ मंथली रेंटल ऑफ द फेयर मार्केट रेंट पर मंथ इज, फेयर मार्केट रेंट कितना है जी? 90,000 जी। ये हमने पेज 2 पे पढ़ा था, पॉइंट 4। द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ रेंट विल बी एडेड। फर्स्ट करें एक्चुअल किराया 1,30,000, मार्केट में किराया 1,10,000, तो इनकम में क्या ऐड होगा? तो हायर अमाउंट ऐड होती है। तो आप बता दें उससे किराया ले कितना रहा है? 80, लेकिन मार्केट में कितना किराया है? तो क्या ऐड होगा? 90,000। इन एडिशन टू मंथली रेंटल, महीने के किराए के अलावा कासिम ने ये भी एग्री कर लिया कि वो पे करेगा 6 लाख रुपए, कि वो पे करेगा 6 लाख रुपए। कासिम कौन है? टेनेंट। बाबर कौन है? ओनर। इन एडिशन टू मंथली रेंट, टेनेंट ऑल्सो एग्री टू पे 6 लाख। टेनेंट ने 6 लाख रुपए एग्री किया एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। टेनेंट ने 6 लाख रुपया एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस एग्री किया। ये नॉन एडजस्टेबल एडवांस इसे क्यों कहा जा रहा है फिलहाल ये छोड़ें। एक इसने अमाउंट एग्री की है, ये अमाउंट 6 लाख रुपया आप सिक्योरिटी की तरह समझ लें, ये दी जाएगी और ये उस वक्त वापस कर दी जाएगी जिस वक्त किराएदार वापस जा रहा होगा, तो ये एक तरह की अमानत होगी। इन एडिशन टू मंथली रेंट, महीने के किराए के अलावा कासिम ने एग्री किया कि वो पे करेगा, ये अमाउंट रेंट से एडजस्ट नहीं हो सकती, ये एडवांस नॉन एडजस्टेबल एडवांस है, ठीक है, नॉन एडजस्टेबल। ऊपर लिख लें अगेंस्ट रेंट, रेंट से एडजस्ट नहीं होगा, नॉन एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट, रेंट से एडजस्ट नहीं होगा। क्या मतलब इस बात का? यानी अगर ये 6 लाख दे दिया है तो चलो खैर है, छोड़ो, महीने का किराया माफ है। नहीं 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 नहीं, महीने के किराए को इससे एडजस्ट नहीं करना। यानी आप कह दो चलो यार तुझे 6 लाख दे दिए तो ये 80,000 ना, चंद दिन मेरे से ना ही मांग। आपको 80,000 हर महीने भी देना है किराया, और साथ साथ बोले एक अमाउंट आपने शुरू में ही दे दी है, जितनी वो कितनी अमाउंट है? 6 लाख रुपए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो एक तरह की सिक्योरिटी है जो रखवाई गई है किराएदार की तरफ से, ताकि मालिक मकान परेशान ना हो कि मेरे घर को मिसयूज करेगा ये। Where the owner of a building receives from tenant, जहां ओनर को टेनेंट से पैसे रिसीव हो, an amount which is not adjustable against, not adjustable against a rent का मतलब बताएं। अगर ये पैसे आपको मिल गए ना मालिक मकान को, तो मालिक मकान फिर उसको ये नहीं कहेगा कि अच्छा चलो तुम्हें किराया मैं छोड़ देता हूं, ये पैसे अलग हैं, किराया अलग है। An amount which is not adjustable against rent, it shall be chargeable under the head income from property। ये इनकम प्रॉपर्टी में चली जाएगी अमाउंट। देखने में तो ये अमाउंट वापस कर देनी है ना, सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी लॉ मेकर कह रहे हैं ये कहां चली जाएगी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। चलें ठीक है, अब मर्जी उसकी। इन द ईयर इन विच इट इज, जिस साल ये मिली उस साल, एंड इन फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर इन। एक जगह हमने इसी तरह की चीज पढ़ी थी, लेकिन 3 सालों में हमने ऑथर की इनकम को तकसीम किया था, लेकिन उसमें याद रखिएगा पिछले 2 साल डाले थे बीच में, लेकिन इसमें फॉलोइंग का लफ्ज लिखा हुआ है। फॉलोइंग का मतलब होता है अगले, तो हमारा साल और अगले 9 साल ये अमाउंट इनकम में जाएगी, यानी टोटल कितने साल में इनकम में जाएगी? 10 साल में इनकम में जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल राइज होता है कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट तो सिक्योरिटी की है, वापस कर देनी है, तो मालिक मकान को क्या फायदा इस अमाउंट का? बेचारा लेगा 6 लाख अमानत संभाल के रखेगा, और जब किराएदार वापस जा रहा होगा तो उसको ये वापस कर देगा। लेकिन भाई असल में लॉ मेकर शायद ये समझ रहे हैं कि 6 लाख रुपया वो कहीं इन्वेस्ट करके बीच में उसके पास पड़ा रहे, कमा भी तो सकता है ना कुछ उससे, वो उसे 6 लाख से जो भी करे वो इस वक्त हमारा कंसर्न नहीं। लेकिन वैसे ही मैंने हल्की सी बात कर दी कि अमाउंट वो इनकम में क्यों डाल रहा है, तो वो अमाउंट इसलिए इनकम में डाल रहा है कि ओनर इस पैसे को यूज कर सकता है, तो इसलिए लॉ मेकर चाह रहे हैं कि इस पैसे पे भी टैक्स दे दे। लेकिन ऑब्वियसली 6 लाख को फौरन इनकम में नहीं डाला जा रहा, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करके उसे डाला जा रहा है, क्योंकि एक तरह की ये 6 लाख अमानत है, ये 6 लाख हमें वापस कर देने। आप बिल्कुल एक समझ लें कि पैसे लिए हैं और लेके फौरन वापस कर देने आपने। कब वापस करने? जब भी किराएदार छोड़ के जाएगा, लेकिन मजबूरन इस पैसे को इनकम में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने कहाँ तक सवाल पढ़ा है? हमने यहाँ तक सवाल पढ़ा है। चलें जी, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ फिलहाल 1 साल की मैं बात करता हूँ। यकम सितंबर 12 के बाद कौन सा आ रहा है? 30 जून 13, तो 30 जून 13 की बात कर लेते हैं। जी, टैक्स ईयर 2013, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी, रेंट बताएं ना। 80,000 नहीं, 80,000 तो एक्चुअल किराया आ रहा है, मार्केट में किराया कितना है? 90,000, तो कितना हो गया? सितंबर, ये 30 जून 2013 को खत्म होगा साल, और शुरू हुआ होगा यकम जुलाई 12 को।
सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने और जनवरी से जून 6 महीने। कितने महीने बन गए? 10 महीने। क्या जवाब आ गया जी? 9 लाख। अच्छा जी, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितनी आई है? 6 लाख को डिवाइड कर दें 10 से तो कितना आ गया? 60,000 रुपया आ गया जी। टोटल बता दें। 9,60,000। और ये तो हो गया ग्रॉस, लेकिन लेस डिडक्शंस, खर्चे माइनस करने की इजाजत है। खर्चा वगैरह सवाल में कोई दिया नहीं हुआ, तो बस रिपेयर अलाउंस नहीं, एक्सपेंस नहीं, अलाउंस, रिपेयर अलाउंस माइनस कर लेंगे। कितना आ गया? कितना? 1,92,000 जी। चलें जी, नोट कर लें। पहले साल का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, टैक्स ईयर 2013। ये जो अजीब सी अमाउंट आई थी 6 लाख, इसे कितने सालों में इनकम में डालना है? 10 सालों में। सबर, अगले सालों का वेट करो, अगले सालों का वेट। ओके, आगे चलें जी। अभी मैं सवाल नहीं आपके सामने पढ़ा, सवाल आपके सामने नहीं पढ़ा। अगले साल भी मैं आपको ज़बानी बताता हूँ, अगले साल भी यही किराएदार रहा। तो अब हमने क्या करना है? टैक्स ईयर 2014, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी। किराया बोले महीने का 90,000, लेकिन अगले साल तो फिर पूरा साल रहा होगा ना, क्योंकि अब हमारे साल तो आया था ना पहली दफ़ा किराएदार। जैसे फिक्स एसेट होते थे, पहले खरीदते थे आप, फिर अगले साल पूरा साल ही इस्तेमाल हो जाते थे, तो इसलिए अब तो पूरे साल ही ये किराएदार रहा होगा। 90,000 इंटू 12, 10,80,000। अब क्या ऐड करना है? नॉन एडजस्टेबल अमाउंट कितनी? 6 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 60,000। बताएं। 1140,000 लेस बोलें रिपेयर अलाउंस 1140 इंटू 1/5, 228,000। वो तो लॉ ने लिखा हुआ ना, क्यों की वजह तो हमने बता सकते, क्योंकि कोई पूछे ऑथर को 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो अब लॉ मेकर ही बता सकता है क्यों उसने ऐसा किया है। वैसे एक बात याद रखिएगा, ये जानना हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि लॉ में ये चीज़ क्यों लिखी हुई है, और लकीली और अनलकीली आप जो भी कहें, सीए फाइनल में भी ये आपके सिलेबस में नहीं है। बल्कि मज़े की बात है, कोर्ट्स में भी आप चले जाएं तो वहाँ भी ये आपके स्कोप में नहीं होती चीज़ कि ऐसा लॉ में क्यों लिखा हुआ है। तो क्यों का तो हमें नहीं पता कि उसने 10 से क्यों डिवाइड करने को कहा, बहरहाल उसने कहा है, हमने कर दिया जी। बोले 912,000। ओके, चलो आ जाओ भाई। भाई दोबारा पढ़ लें सबसेक्शन 1। वेयर द ओनर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट। ओनर बाबर है ना। वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग, बोले वेयर द बाबर ऑफ अ बिल्डिंग रिसीव्स फ्रॉम कासिम
रिसीव्स फ्रॉम कासिम 6 लाख, जिसकी वजह से किराए में कोई कमी, जिसकी वजह से किराया एडजस्ट, आपने कितना सुना होगा ये अमाउंट एडजस्ट कर लो मेरी फला अमाउंट से, तो नहीं, वो लॉ मेकर कह रहे हैं ये अमाउंट जो 6 लाख है इसकी किसी से एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। इट कितना 6 लाख, इट shall be chargeable under the income property in the year in which it was and in the following, और अगले 9 साल इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो हमारा साल कौन सा है 13, 14, 15, 13 को डालेंगे बीच में, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 तक ये 10 से हम डिवाइड इसी तरह करते रहेंगे अगर यही किराएदार हमारा रहता है। ओके आगे बढ़िए। कासिम वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 15, कासिम वेकेटेड द हाउस ऑन 31 जनवरी 15। तीस जून 15, 30 जून 14 और 30 जून 13। ये आया कब था, यहां लिख दो यकम सितंबर को, मसला तो नहीं, यही बनेगा ना यकम सितंबर 12, यही बनेगा ना यकम सितंबर 12, देख लेना यकम जुलाई 12 से साल शुरू हो रहा होता है, यकम जुलाई 12 से साल शुरू होता है ना, यकम सितंबर यही बनेगा। तो ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, करते 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 करते, तो ये कौन सी डेट बन गई 30 जून 15 या 31 जनवरी 15, तो 31 जनवरी 15। तो हमारे पहले साल जो है वो कितने महीने से हमने मल्टीप्लाई किया 10 महीने से, दूसरे साल 12 महीने किराएदार रहा और तीसरे साल 7 महीने। आगे बढ़ते हैं जी। द हाउस वाज गिवन टू न्यू टेनेंट उमर ऑन यकम फरवरी 15 को नए किराएदार को दे दिया। तो फिर यकम फरवरी 15 से 30 जून तक कौन रहेगा नया किराएदार, 5 महीने कौन रहेगा नया किराएदार। द हाउस वाज गिवन टू न्यू टेनेंट उमर ऑन यकम फरवरी 15 एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1 लाख। अब मार्केट किराया नहीं इसने हमें बताया, बस 1,20,000 के किराए के ऊपर इसको हमने दे दिया। तो बस रुक जाए आगे ना पढ़े। तो आप बता दें जी किराए की पहले बात कर लेते हैं, फिर नॉन एडजस्टेबल अमाउंट की कहानी कोई आगे उसने लिखी हुई है वो बाद में देखते हैं। किराए की बता दें क्या करना है किराए का। किराया 1,20,000 आ गया, ठीक है। अब 1,20,000 किराया, 7 महीने पहले पुराने का करेंगे, वो तो नए का है ना 1,20,000, उससे जो एक्चुअल ले रहे हैं। पहले पुराने का बताएं जी कितना चल रहा था 90, और नए का कितना लेंगे 1,20,000, क्योंकि नए के साथ फिर उसने को फेयर मार्केट किराए की चेंज वगैरह बताई। ओके 30 जून 15 टैक्स ईयर 2015 एंड कब होता है जी भाई। रेंट निकलवाएं पहले, रेंटल 90,000 इंटू 7 मंथ्स प्लस 1 लाख इंटू 1230,000। ओके नेक्स्ट, वापस आ जाए इधर, तो लिखने की स्पीड को तेज करें। द न्यू टेनेंट नया किराएदार गेव, पुराने ने कितने दिए थे, द न्यू टेनेंट गेव 9 लाख एज, नए किराएदार ने 9 लाख रुपया दिया एज अ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट विच वाज थोड़ा सा यूज टू रीपे 6 लाख टू ओल्ड टेनेंट, और 9 लाख रुपए हमने नए से पकड़ा और पुराने को कितना वापस कर दिया, शायद पुराने का 6 लाख हमने घर में यूज कर लिया हो, उससे वैसे पुराने को कंसर्न नहीं होता, हम घर में यूज करें, उससे लॉ मेकर को भी कंसर्न नहीं कि हम 6 लाख का क्या करें। बस ये एहतियात आपने करनी होती है कि पुराने को वापस कर दें आप जाते हुए, बस इतना सा आपने काम करना था। वो आप घर से लेके दें 6 लाख रुपया, वो आप किसी नए से पकड़ के दें, उससे कोई कंसर्न नहीं। बस पुराने को मैं अपने पैसे चाहिए और आपको नए से पैसे चाहिए, और पुराने को अपने पैसे चाहिए। तो पुराने को कितने पैसे वापस कर दिए जी हमने 6 लाख, और नए से कितने पकड़ लिए 9 लाख रुपए। अच्छा अब देखें, एक तो होता है अपना लॉ बना लेना,
वो तो नहीं चलेगा यहाँ पे। अब कोई राय देगा इस साल ऐसा कर लेते हैं कि 9 लाख पकड़ लेते हैं और इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे भाई कोई ऐसा चक्कर नहीं है जहाँ पे कि 9 लाख आपने पकड़ना है और उसको 10 पे डिवाइड कर देना है। मेरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, कोई ये कहेगा कि नहीं यार 9 लाख को छोड़ो, नए से जो आया है 9 लाख को पकड़ो, उसमें से 6 लाख माइनस करो, वो जो पुराने वाले हैं, फिर जो अमाउंट आए उसको 10 से डिवाइड कर दो। कोई कहेगा जी मैंने ऐसा लॉ बनाना है। और भाई सारी बातें छोड़ें, जैसे लॉ मेकर कह रहे हम वैसे चलेंगे, और इसमें फिर कोई दूसरी राय नहीं होगी कि हम और क्या ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते थे। तो जिस तरह लॉ मेकर ने कहा आपने उसी तरह चलना है। लॉ मेकर ने क्या कहा है जी, न्यू वाली अमाउंट बताओ, पहले बताएं जी न्यू वाली अमाउंट 9 लाख। अच्छा, ओल्ड वाली अमाउंट का ऑलरेडी टैक्स्ड पोर्शन, ओल्ड वाली अमाउंट का वो पोर्शन बताएं जिस पर टैक्स लग चुका है। ओल्ड अमाउंट कितनी है, इसमें से कितने पे टैक्स लग चुका है, 60,000 पे। कितने पे टैक्स लग चुका है, 60,000 पे। 60 जमा 60 1,20,000। कहते हैं इससे क्या कर दो, माइनस कर दो। जवाब क्या आया, 780,000, पॉजिटिव 780,000। 7,80,000 जवाब आया। अब 7,80,000 को आपने अब 10 सालों में इनकम में डालना है, और अब 7,80,000 का पहला साल 2015 है। अब 7,80,000 डिवाइड बाई 10 इस साल करेंगे, अगले साल भी 7,80,000 डिवाइड बाई 10, उससे अगले साल भी 7,80,000 डिवाइड बाई 10। अब आप 7,80,000 डिवाइड बाई 10 करते रहेंगे। और इसमें ये नहीं होता मंथ बेस पे पोर्शन, जैसे डेप्रिसिएशन में होता था कि यार सर आपने एसेट खरीदा, फिक्स एसेट 6 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 10/12 कर दें। नहीं, ऐसा कोई चक्कर। मंथ बेस पे पोर्शनमेंट यहाँ कोई नहीं है, सीधे सीधे रूल है टैक्स वालों के, कोई मुश्किल बातें नहीं कर रहे वो। तो बता देंगे 9 लाख में से क्या माइनस करना है, ऑलरेडी टैक्स्ड जी। लेकिन 7,80,000 ऐसे नहीं लिख देना, वो याद रखना है। इसको एंड पे किससे डिवाइड करना है, 10 से। क्या जवाब आ गया, 78,000। कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, 1308,000 माइनस क्या करें जी, रिपेयर अलाउंस। 1308,000 इंटू 1/5 261600। पता नहीं ये देख के ना लोगों के ज़हनों में सवाल क्यों आने लग जाते हैं, ऐसा क्यों किया है, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। तो भाई अगर कोई भी आपके जहन में ऑप्शन आ रही है ना कि ऐसा नहीं वैसा कर लेते, तो माजरत आप FBR को ईमेल ही कर सकते हैं। ICAP तो सॉल्यूशंस में ऐसा ही कर रहा है, आपने कुछ और करना है वो आपकी अपनी मर्जी है। तो लॉ में जब तक आप अपनी लॉजिक लगाते रहेंगे और अकल लगाते रहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, तो फिर तो परेशान ही रहेंगे, पेपर की तैयारी कम से कम नहीं कर सकेंगे। और कई लोगों को मैंने देखा किसी एरिया के ऊपर इतना अंदर चले जाते हैं और बाद में आखिरी दिनों में फिर थ्योरी भी उनसे याद नहीं हो रही होती। तो सीधे सीधे तरीके से चलें, बस जो कह दिया उसने करें। नए की अमाउंट पकड़ें, पुराने की ऑलरेडी टैक्स को माइनस कर दें, जो फिगर है उसको 10 से डिवाइड कर दें। 104 चलें नोट। पूरा नोट करते हैं या बस थोड़ा सा अधूरा सा, पूरा? वरना वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल जब शुरू करेंगे हम सारे हेड स्कीम लोगों को बड़ा मसला आएगा, जैसे ऊपर ऊपर से देख रहे होते थे चीज़ों को या किताब में टिक कर रहे होते थे। जी, which amount is already taxed? 1,20,000। ओके, रखो भी जरी। चलो ले आओ।
हुआ क्या था, द न्यू कराइदर गेव 9 लाख एज नॉन एडजस्टेबल अमाउंट विच वॉज थोड़ा सा यूज टू रीपे 6 लाख टू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि हमने वो 9 लाख पकड़ के उसको 6 लाख वापस किया, हम वैसे भी उसको 6 लाख वापस कर देते तो यही ट्रीटमेंट थी। पढ़ें जी पॉइंट 3, where the Babar has refunded 6 lakh to on termination of tenancy, and the owner lets out the building to succeeding tenant कौन है, उमर, and the owner lets out the building to succeeding tenant, then new advance कितना है, 9 लाख। न्यू एडवांस कितना है जी, लेस 9 लाख में से माइनस किया ना हमने कुछ, सारा या पोर्शन, सारा 6 लाख माइनस किया या 6 लाख का पोर्शन, सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट। मुझे पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट बता दें, पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट, अर्लियर अमाउंट तो मुझे पता ही 6 लाख है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट, कौन सा पोर्शन है, दैट वाज चार्ज टू टैक्स का क्या मतलब है, जिस पे टैक्स लग चुका है, दैट वाज चार्ज टू टैक्स। अच्छा कितनी फिगर आ गई बताएं, न्यू एडवांस माइनस 1,20,000 कितनी फिगर आ गई, 7 लाख। न्यू एडवांस माइनस ऑलरेडी टैक्स कितनी फिगर आ गई, 9 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 7,80,000। शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, ये 7,80,000 भी किस हेड में जाएगा, इनकम प्रॉपर्टी में, इन द ईयर इन विच इट वाज रिसीव्ड, जिस साल ये आया उस साल, वो कौन सा साल है, 2015, एंड इन द फॉलोइंग 16 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक, 16 से लेकर 24 तक, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब 2024 तक कितना ऐड होता रहेगा, 78,000। 2024 तक अगर और कोई नया किराएदार ना आया तो कितना ऐड होता रहेगा, 78,000। अच्छा एक बात इसमें लिख लें कि अगला साल कौन सा है, 2016, तो यहां पे लिख लें टैक्स ईयर 2016 में भी बोले 78,000 ही ऐड होगा। टैक्स ईयर 2016 में भी 78,000 ही ऐड होगा। बुक की कैलकुलेशन सही है सारी, टैक्स ईयर 2016 में भी 78,000 ही होगा। अच्छा ये जो 16 का 3 है ना, 16 का 3 ये जो भी हमने पढ़ा है, तो इस पे लोग ना बहुत सवाल पूछते हैं, फिर आखिरी दिनों में भी कुछ पूछते हैं। तो एक दो बातें मैं कर रहा हूँ, वो ICAP ने कभी टेस्ट नहीं की और ना मेरा मशवरा है आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत है। बस इतना ICAP करवाता है, पास पेपर में आ रहा है, मैंने आपको करवा दिया। वो तो ना ख़त्म होने वाली स्टोरी है, आप जितनी मर्जी बहस को बढ़ा लें। बहरहाल कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी फ़र्ज़ करें 2016 के अंदर नया किराएदार आ गया, तो कोई मसला नहीं, 2016 में नया किराएदार आ गया, वो 9 लाख रुपए नहीं लाया, 9,20,000 ले आया। वो 9 लाख रुपए नहीं लाया, 9 लाख, तो नया किराएदार जो 9,20,000 लाया वो आप यहाँ लिखे 9,20,000, उसमें से माइनस कर दें 78 और 60 और 60 पूरा माइनस करना पड़ेगा। 78 भी माइनस करना पड़ेगा और 60 भी माइनस करना पड़ेगा, उसमें पूरा माइनस। उसमें आपने ये नहीं कहना कि 60 और 60 तो हमने यहाँ भी माइनस कर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस तरह नहीं सोचना। तो अगर नया किराएदार आ जाए तो 9,20,000 लेके आए तो क्या लिखें यहाँ 9,20,000 और उसमें से क्या माइनस कर दें 78, 60 और 60।
अच्छा ये नहीं, आप किस किराए की बात कर रहे हो, नॉन एडजस्टेबल की? अच्छा बहरहाल, अच्छा नॉन एडजस्टेबल में भी ना एक और सवाल भी अक्सर लोग पूछते हैं, अब वो भी मेरे ख्याल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल कई दफा ऐसा होता है नया किराएदार लाता ही 80,000 रुपये है, आप उसे मांगते हैं 9 लाख, कहते नहीं यार, आप फिर मजबूरन आप उसे कहते हैं चल यार मुझे भी जल्दी है 80,000 ही दे दे यार। अब वो 80,000 लाता है, तो 80,000 में से 1,20,000 माइनस करें तो जवाब नेगेटिव आ रहा है, तो फिर वो नेगेटिव को आपने इग्नोर करना है, आपने कैलकुलेशन आगे चलानी नहीं। लेकिन अगेन ये चीजें आई के अपनी पूछ रहा है, ऐसे ही अपने आपको परेशान करने की क्या जरूरत है, जितने मर्जी सिनेरियो बना लो वो तो खत्म होने वाली बात ही नहीं है। तो जितना डिस्कस हो गया वो काफी है आपके लिए। और फिर अगर एक और तीसरा सवाल लोग पूछते हैं, वो भी मैं अब क्या कहूँ, वो अब पूछते हैं यार ये जो बंदा था ना 2026 के अंदर कोई बंदा आ गया, यानी कि 10 साल पूरे हो गए थे, अब 2026 में कोई बंदा आ गया, तो भाई अगर 2026 में कोई बंदा आ गया ना तो फिर उस अमाउंट के 10 साल पूरे हो चुके हैं, अब वो पुरानी अमाउंट्स माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब ये बहुत ही गहरी बात हो जाएगी। अब 2026 में अगर कोई बंदा आ गया तो पुरानी अमाउंट का माइनस करने की जरूरत नहीं है। 2026 में जो बंदा आया मिसाल के तौर पे वो 15 लाख लाया, बस आप 15 लाख को पकड़ें और पकड़ के 10 से डिवाइड कर दें। ये 3-4 बातें आउट ऑफ सिलेबस मैंने कर दी, वापस आ जाए। अच्छा जी, विद इन सिलेबस रहते हुए अब बातें शुरू करते हैं जी। जो जब भी बंदा आएगा किससे अमाउंट डिवाइड करनी है? 10 से। पॉइंट 1 में क्या पढ़ा है? 10 से डिवाइड करनी है। और अगली बात, जब कोई नया बंदा आ जाए और पुराना चला जाए जिस साल उस साल क्या करना है? बोले 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 बोले। नए से जो पैसे, पुराने के कितने पैसे माइनस करने हैं? ऑलरेडी टैक्स माइनस कर देने हैं। क्लियर? अच्छा जी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो उसने पॉइंट 2 में डिस्कस किया है। पॉइंट 2 में उसके लिए हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इस सफ़े पे जगह खाली है, तो हम इसी सफ़े के ऊपर ना एक सवाल बना देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं एग्जाम्पल 1A। अगर मुझे याद रहा तो किताब के अंदर भी मैं डाल दूंगा एग्जाम्पल 1 के नीचे एग्जाम्पल 1A। किसने खत छोड़ा था? कब छोड़ा था? कासिम वेकेटेड हाउस ऑन 31 जनवरी 2015 एंड नो वन केम। क्या मतलब नो वन केम? नो न्यू केम लिख लें, जो मर्जी आपको समझ आ रहा हो लिख लें, मैंने फिलहाल नो वन केम लिख दिया है। कोई नया बंदा नहीं आया, लेकिन ऑब्वियसली फिर हमने अपनी जेब से वापस तो किए होंगे ना उसे पैसे, वही रिटर्न बोले, अमानत वही रिटर्न 6 लाख। ये बड़ा एक जेन्युइन सिनेरियो है जो लॉ मेकर ने एड्रेस किया है पॉइंट 2 में। चलें जी, आंसर अब कौन सा साल है? 2015। आखिरी साल की बात हो रही है ना, बस वो उसी की मैं बात कर रहा हूं, आखिरी साल। आखिरी साल जी हजरात, रेंट बोले कितने महीने रहा? बता दें 31 जनवरी 15 तक कितने महीने रहा? खुदा के लिए 7 महीने। कितनी अमाउंट? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 6,30,000। और तो किसी बंदे से कोई पैसे नहीं आए। अच्छा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ना आने वाले साल में आपने ऐड करनी होती है। जिस साल जा रहा हो उस साल फिर आपने कुछ नहीं करना होता इसका, बस आने वाले साल में आपने फुल ऐड करनी होती है। जिस तरह को फिक्स एसेट में नहीं अजीब सी बात पढ़ते थे, फुल ईयर डिप्स इन द ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डिप्स इन द ईयर ऑफ सेल, तो जाने वाले साल में इग्नोर करें इस 6 लाख को, बस फारक करें। नॉन एडजस्टेबल लिख के आपने पेपर में नॉन एडजस्टेबल लिख के ऐसे डैश डाल देना, यानी इसे इग्नोर करना है। कितना हो गया जी? 6,30,000। ओके, अब क्या माइनस कर देंगे? रिपेयर अलाउंस जी। 1/5 निकाल दें, 1,26,000। क्या आ गया जी जवाब? $504,000। चलें जी, नोट कर लें। फिर पॉइंट 2 पढ़ते हैं। चलिए मैं डिक्टेट कराता हूं, सवाल लिखें। कासिम वेकेटेड हाउस ऑन 31 जनवरी 15 एंड नो वन केम, और कोई भी चल पड़े, नो वन केम फुल स्टॉप, वी रिटर्न 6 लाख। हमने 6 लाख वापस कर दिया। ये एग्जांपल, कासिम वेकेटेड हाउस ऑन 31 जनवरी 15 एंड नो वन केम, वी रिटर्न 6 लाख टू कासिम। हमने 6 लाख रुपए कासिम को वापस कर दिया। पूछो। अच्छा कर लिया नोट। आंसर टैक्स ईयर 2015। रेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 90,000 मल्टीप्लाइड बाय
6 30,000 नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लिख के आगे क्या डालेंगे, डैश डालेंगे, टोटल करेंगे 6,30,000 और रिपेयर अलाउंस कितना माइनस कर देंगे 1,26,000। तो इनकम प्रॉपर्टी आ जाएगी 5,04,000। ओके, अब मेरे भाई अगर मैं रेफरेंस देना चाहूं चीजों को तो रेफरेंस कैसे दूंगा, ये देखिएगा। ये जो टैक्स ईयर 13 था इसमें तो सिर्फ 10 से डिवाइड किया था ना, तो इसमें सेक्शन 16 का कौन सा पॉइंट पढ़ा था हमने, 1 लिख लें 1, हाजिर बाश होकर बैठा करें 1। और 2014 में 16 का 1, 2014 में भी 16 का 1 और 2015 में 16 का 3, 2015 में हमने भी टेस्ट किया 16 का 3। और ये जो नई एग्जांपल हमने बनाई है जो मार्केट में आई है एग्जांपल 1A, तो ये जो 1A है इसमें कौन सा हमने कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है, 16 का 2, एग्जांपल 1A 16 का 2। चलें जी पढ़ें 16 का 2 जिसका इंतजार था। Where an amount which is not adjustable against the, कितनी थी अमाउंट, 6 लाख, is refunded by the owner to the, ओनर ने किसको वापस कर दी, टेनेंट को। अबे तू क्यों वापस कर रहा है, ऑन टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, इसलिए कि वो जा रहा ऑन टर्मिनेशन ऑफ, बिफोर एक्सपायरी ऑफ, 10 साल से पहले ही चला गया। नो पोर्शन ऑफ 6 लाख, नो पोर्शन ऑफ shall be allocated to tax year in which it is refunded. No portion shall be allocated to year in which it is refunded. 2015 में इसका कोई पोर्शन ऐड नहीं होगा। और ये बात तो यार जाहिर सी है, और टू एनी सब्सिक्वेंट ईयर, और जाहिर बात है अब इस 6 लाख को आपने 2015 में नहीं डाला तो 2016-17 में कहां से 6 लाख को 10 से डिवाइड करके डालेंगे। तो अगले सालों में तो वैसे ही मुहाल है, सोच में भी नहीं आ सकता हमें कि अगले सालों में हम इसको डालेंगे इनकम में, क्योंकि हमने 15 में भी इसको इस काबिल नहीं समझा के डालेंगे इनकम में। ओके, बोले आ, बोले जा, बोले जा आ, चलें शुरू करें। बोले आ, बोले जा, बोले जा, बोले जा आ। तो पॉइंट 1 क्या सिनेरियो है, बोले आ नहीं, बोले आ। और पॉइंट 2 क्या है, जा जा जा, कोई नया तो नहीं आया ना। और पॉइंट 3 क्या है, जा आ, बोले ये कोई किरदार नहीं याद कराई जा रही है आपको। पॉइंट 1 क्या जी, बोले आ, पॉइंट 2 जा, और पॉइंट 3 जा आ। ओके, तो ये 3 किस्म के सिनेरियो जो है 16 के 1, 2, 3 में डिस्कस हुए हैं। पहले में सिर्फ नया आ रहा है, दूसरे में एक बंदा जो भी मौजूद था वो जा रहा है और नया नहीं आ रहा। ये असल में ना ये है जा रहे और ना आ, कोई ना आ, कोई भी नहीं आ रहा, कोई आ नहीं रहा इधर। और इधर है आ आ आ, जा रहा है और नए को बुला रहे हैं। अच्छा, अभी और कोई सवाल आपने, हाँ ये कर लीजिएगा बिल्कुल, एग्जाम्पल 2 होमवर्क जरा रिवीजन हो जाएगी। जी अगला कौन सा सेक्शन है भाई, नहीं, एक बीच में एक और भी लाइन है, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टिव। इससे पहले हम कौन सा पढ़े थे, अब ये कौन सा है, जरा देखिएगा। ये लाइनें आपको समझ आ रही हैं और आपको फीलिंग आ रही है कि ये एडजस्टेबल है। उमर ने घर किराए पे दिया ऑन 1 जुलाई 2000, चाचूस, ये पेज नंबर 5 है। उमर ने घर किराए पे दिया ऑन 1 जुलाई 2000 एट अ मंथली किराया ऑफ, एज पर द एग्रीमेंट ₹3 लाख एडवांस विल बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 13 को 3 लाख एडवांस मिलेगा एंड विल बी फुली एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। इस लाइन का मतलब बताएं, एंड विल बी फुली एडजस्टेड अगेंस्ट द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब जुलाई का किराया माफ, अगस्त का किराया माफ, सितंबर का किराया माफ। और ये जो 3 लाख है असल में आपने 3 महीने का एडवांस
कराया पकड़ा है, ये अमानत नहीं है, ये क्या है, कराया है। एंड द रिमेनिंग पेमेंट्स ऑफ रेंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बाकी पेमेंट्स महीने के एंड पे की जाएंगी। ओके तो यकम जुलाई 13 और बोलें 30 जून 14, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्लास के बाद किसी ने आगे पूछा जैसन क्यों लिखा था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जी हजरात, इन 3 महीनों का किराया बनता है लाख लाख लाख। वो 3 लाख आपको किस में मिल गया। अब बाकी महीनों में रूल ये होगा, हर महीने का किराया उसके एंड पे दिया जाएगा। इधर आपको 1 लाख मिलेगा, इधर एक 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 एक, तो इधर आपको 1 लाख मिलेगा। तो ये लाइन लिखी हुई है, पढ़ लें ऊपर। मिस्टर उमर एंटेड आउट अ हाउस ऑन यकम जुलाई 13 एट अ मंथली रेंट ऑफ, हर महीने कितना किराया मिलना है, 1 लाख रुपए। एज पर द एग्रीमेंट रुपीज 3 लाख एडवांस विल बी रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई। 3 लाख एडवांस कब मिल जाना है, यकम जुलाई को। एंड विल बी फुली एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जुलाई, अगस्त एंड। फिर इसका फायदा क्या होगा, इस 3 लाख का किराएदार को क्या फायदा होगा कि हम किराएदार, हमारे पास किराएदार के पास हम जाएंगे जुलाई को, जुलाई के एंड पे जाके कहेंगे भाईजान पैसे किराया नस 3 लाख। फिर हम अगस्त के भाईजान किराया नस, आपको मैंने किराया दे दिया था। फिर हम कहते हैं भाईजान किराया, भाईजान नस, आपको दे दिया था, लाख 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 दे दिया था। फिर अक्टूबर के एंड पे हम जाएंगे भाईजान किराया कहेगा नस नहीं नस हम तले आ चल लाख रुपया काट। अब हम उससे अक्टूबर में कितने रुपए मांगेंगे, लाख रुपए मांगेंगे। अब हम कहेंगे भाई वो 3 महीने का किराया तूने एडवांस में पकड़ा दिया था। अच्छा, इसमें ना न्यूमेरिकल में कुछ 3 लाख का नहीं करना, आपने बस देखना रेंट एग्रीमेंट में किराया कितना है, बस 1 लाख को आपने 12 से ज़रब देने, 12 लाख इनकम आती, बस खत्म। पेपर में ऐसे बच्चों की तरह नहीं शुरू कर देना, क्योंकि बच्चों की तरह 1 लाख वो निकालेंगे, 3 लाख जमा 1 लाख ज़रब 9 महीने, और इन चक्करों में ना पड़े। बस इस 3 लाख को पेपर में इग्नोर कर दें, 3 लाख को पेपर में इग्नोर कर दें और सवाल में दीवानावार ढूंढें लाख रुपया, यानी महीने का किराया। जैसे बिरयानी में बोटी ढूंढते हैं आप टांग वाली, दीवानावार। तो सवाल में दीवानावार क्या ढूंढें, बोले 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 1 लाख नहीं, महीने का किराया। तो पेपर में लाख ढूंढ रहे होंगे, सवाल में दीवानावार क्या ढूंढें, रेंट एग्रीमेंट में जो महीने का किराया, महीने के किराए को किससे ज़रब दे दें, 12 से। इट विल बी योर 12, जितने महीने किराए पर रिपेयर अलाउंस माइनस करते हैं, टॉप टॉप बारो बार निकल जाए मोटरवे पे। रिमेनिंग पेमेंट ऑफ रेंट विल बी मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बस। तो हजरात ये आप बस अंडरलाइन कर लें साथ वाले की बुक पे, विल बी फुली एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये फुली एडजस्ट हो जाएगा या नॉन एडजस्टेबल है। अच्छा, ये 3 लाख तो वापस नहीं करना पड़ेगा जब वो छोड़ के जा रहा होगा घर 2-3 साल बाद। आखिरी लाइन पढ़ें, देयर विल बी नो सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ 3 लाख बिकॉज इट विल बी टैक्स्ड ऑटोमेटिकली इन 3 months बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मंथली रेंट। रेंट को जब आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 लाख उसमें ऑटोमेटिकली आ गया। तो आज आपने जाके बताने अम्मी एडवांस 2 किस्म के होते हैं, नॉन एडजस्टेबल और एडजस्टेबल। छोटे को भी आवाज मार देनी है, भाई भाई इधर आ यार, तुझे भी बताऊं एडवांस कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के, नॉन एडजस्टेबल और इसको 1/10 से डिवाइड करना होता है और एडजस्टेबल एडवांस को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। जैसे घर वाले बाहर निकलते हुए आपको इग्नोर कर देते हैं, बच्चा पढ़ रहा है, कोई नहीं, आप उसे कहें इंशाल्लाह मार्च में मैं भी सैर करूंगा, बस मार्च तक आपने घर में रहना किसी तरह। छह घंटे नींद के, ऐसे ही रूटीन होगी ना आपकी, 6 घंटे नींद के, 2 घंटे आप खाने पीने के नमाजों के हो गए, 2 घंटे ये हो गए, कितने हो गए 8 घंटे। दिन में कितने घंटे 24, बाकी कितने रह गए 16 घंटे। 16 घंटे में अगर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 1 2 3 5 घंटे उसके निकाल लें, चलें आने जाने का टाइम भी डालें, कितने रह गए, वो लुट में जा सकता है बंदा पढ़ पढ़ के। आप अगर 3-3 घंटे भी हर सब्जेक्ट को दें
इतना टाइम कैसे गुजरते हैं दिन आपका? फिर भी ये अगर आप माइनस कर दें 9 घंटे, फिर 2 घंटे आप बिल्ले बैठे रहते होंगे। 3 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़े हैं, उसमें 3 घंटे में मुझे पता है आप 2 घंटे आज वाला करते होंगे, 1 घंटा पिछला रिवाइज करते होंगे। खीर होगी क्या? वक्त में बरकत नहीं रही, टाइम खत्म होता है पता ही नहीं चलता। ये वाले 9 घंटे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये 2 बोनस भी हैं तो 8 घंटे सो जाओ, चलो ये वाले 2 इधर डाल लो, फिर भी 9 बनते हैं। इससे ज्यादा लोग हैं। मुझे अच्छी तरह याद है ये जब हमें छुट्टियां होती थी पेपरों की, 14-15 घंटे आराम से पढ़ लेते थे। मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूँ, आराम से पता ही नहीं चलता, बटे बटे बंदा पढ़ लेते। नहीं तो आखिरी महीने की बात नहीं, तो मेरा आम दिनों की बात कर रहा हूँ। आम दिनों में भी आपके पास में 16 - 5 11 घंटे मौजूद हैं। ओके चलें जी, आप ना उल्टा चलें, रिवर्स चला करें। ये देखिए मेरा टाइम जाता कहाँ है ये टाइम ना टाइम मेरा टाइम कहाँ जाता है। इन लोगों के लिए 11 घंटे हैं पढ़ने के लिए, मेरे पास 3 घंटे नहीं निकालने, घंटा नहीं सब्जेक्ट को दे पा रहा। पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। अच्छा जी, अपने आप से बात करें। इनकम ऑफ, बोलें इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। ये इस तरह की बात ये तो पहले भी हो चुकी हुई है, सिंपल सी बात है। अगर 2 बंदों ने इकट्ठे पैसे लेके घर खरीदा, बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, वो अलग बात थी। आप 2 दोस्त हैं, साथ वाले को मुस्कुरा के देख लें, आपने इकट्ठे घर खरीदा, ठीक है, थोड़े से पैसे इसने डाले, यार 10 रुपए तू पा, 10 रुपए मैं पावा, चल यार घर खरीदे, चलो जी 20 रुपए का घर खरीद लिया। तो अब आप लोगों ने, मैं 10 मिलियन की बात कर रहा हूँ, लेवल है, तो आप लोगों ने 10 मिलियन डाल के घर खरीद लिया। अब आप इस प्रॉपर्टी के क्या बन गए? जॉइंट ओनर्स बन गए। क्या बन गए? अब मोहतरम क्या होगा, आप हजरात इस जो आपकी इनकम आ रही है ये तो एकदम किसी हाई स्लैब में गिर जाएगी। मिसाल देता हूं आपको, असलम और बाबर ए और बी जॉइंट ओनर हैं घर के, एंड दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए एंड बी इज 60:40। आर जॉइंट ओनर्स ऑफ अ हाउस, यानी इकट्ठे पैसे डाल के इन्होंने घर बनाया हुआ है। और प्रॉफिट कैसे तकसीम किया करेंगे घर का? रेंटल इनकम अर्न्ड फ्रॉम हाउस फॉर 2013 इज 3 मिलियन। रेंटल इनकम है 3 मिलियन। अब एक बार याद रखिएगा, सैलरी तो इनकी है ही नहीं ना, तो सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम है, तो फिर टेबल 2 तो दूर की बात है। फिर जब भी सैलरी 0 हो तो टेबल 1, जब भी सैलरी 0 हो टेबल 1। कितने मिलियन अमाउंट आ रही थी? 3 मिलियन। तो 3 मिलियन को अगर आप इधर ढूंढे हैं, मिल गई है सीरियल नंबर 5, और रेट क्या बन रहा है? 20%। तो 3 मिलियन पे 20% रेट बन रहा है। लेकिन लॉ मेकर ने इसको रिलैक्स कर रहा है, कह रहे 3 मिलियन नहीं कमाया तुम लोगों ने। वो दोनों कह रहे हैं हमने 3 मिलियन कमाया है, लॉ मेकर रिलैक्स कर रहा है, कहते हैं नहीं यार तुम लोगों ने 3 मिलियन नहीं कमाया। बता दें अगली बात खुद ही, हाँ जिसका जितना हिस्सा लॉ मेकर कह रहे हैं तुमने उतना कमाया। तो हमने क्या करना है पेपर में जी, हमने ना सबर, रिपेयर अलाउंस की जान ले लें पहले, रिपेयर अलाउंस भूल जाते हैं आपको जी। बताएं जी कितना कमाया? 3 मिलियन। रिपेयर अलाउंस तो माइनस, बोले करना ही है। रिपेयर अलाउंस तो माइनस करना ही करना है। 3 मिलियन कमाया या 24 लाख कमाया? 24 लाख कमाया। देखने में लग रहा था 3 मिलियन कमाया, लेकिन कितना कमाया? चले 24 लाख पे देख लो यार कौन सा रेट लगता है। 3 मिलियन, माजरत में 3 मिलियन पे आपको रेट दिखाया, मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। कमाया तो 24 लाख। 24 लाख पे बताएं कितना रेट बनता है? 24 लाख के सीरियल में गिर रहा है, सीरियल 4 में कितने परसेंट? 15%। अब बताएं 24 लाख पे टैक्स देना है? ना, रिलैक्स करें इनको, रिलैक्स करें। कैसे? 24 लाख के कितने हिस्से कर दें? तोड़ के 2 हिस्से कर दें। पकड़े छुरा, 24 लाख के कितने हिस्से करें? 2 हिस्से। बोले कितने परसेंट? एक को और दूसरे को। बच्चों वाली कैलकुलेशन जी। 24 लाख ज़रा 60%, तो बड़े भी करें फिर आज करें जी। 24 लाख ज़रा 60%, 144,000 और इधर 960,000। क्लियर? अब एक ये जो आ रहा है कितना बन रहा है? 14 लाख बन रहा है ना। अब 14 लाख को जाके देखें इस पे क्या टेबल लगेगा। 14 लाख पे 14 लाख पे भी 4 ही लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली टैक्स उसका कम निकलेगा ना, उसका टैक्स कम निकलेगा। मैंने माना किसी नीचे टेबल में नहीं गिरा, लेकिन दूसरे बंदे को चेक करें जिसका 9,60,000 है, उस पे सीरियल 3 लग गया और उसको रेट 10% मिल गया। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हो जाएगा, तो बता दें जी अगर 2 बंदे मिलकर इनकम कमा रहे हो तो कैसे सॉल्व करना है? रिपेयर अलाउंस तो माइनस करना ही करना है ना। कराया कितना है इनको? 30 लाख।
3 मिलियन कितना होता है? 30 लाख। 30 लाख में से क्या माइनस किया? 6 लाख। कितना किराया बच गया? इनकम में कितना डालना है? 24 लाख। दोनों की इनकम है या तोड़ दें? तोड़ो तोड़ो, बोलें तोड़ो तोड़ो। 2 गर्दानें होगी आज की, तोड़ो तोड़ो, आ जा जा जा। अच्छा, तोड़ 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 के 2 हिस्से कर दिए, और तोड़ के 2 हिस्से कर दिए। एक बंदा कितना कमा रहा है और दूसरा बंदा, और इन पे टेबल 1 लगेगा ना, टेबल 1 में जाके हमने इन पे रेट लगा दिया। बहरहाल इस तरह का कल फुल फ्लेज न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो अभी हमारी थ्योरी फिर नहीं हो सकी, सेक्शन 66 की हम इंग्लिश नहीं पढ़ सके, मादरत, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया।